हेलो। गुड आफ्टरनून दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कछवाहा वंश के जो मुखिया राजा थे उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। और अब हम जो है अब तक हमने जो चौहान राजवंश पढ़ लिया, हमने कछवाहा राजवंश हमने पढ़ लिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गोहिल राजवंश। तो गोहिल राजवंश के जो मुखिया राजा जो भी हुए, हम उनके जो है भी सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धि हैं मुख्य राजाओं के, उन सब के बारे में एग्जाम के हिसाब से डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो गोहिल राजवंश है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि इसकी उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे विद्वानों का जो है अलग अलग मत है। और एग्जाम में इससे क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि भाई किसके अकॉर्डिंग कौन क्या मानता है कि भाई जो गोहिल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अगर इसी क्रम में अगर सबसे पहले बात करें तो जो अबुल फजल है, अबुल फजल जो कि अकबर के समय था, ये विद्वान था अकबर के दरबार के अंदर, अकबर का दरबारी था ये। तो उसका मानना था कि वे जो गुहिल की उत्पत्ति है वो ईरान का जो बादशाह था नौशेरवा से ये उत्पन्न हुए हैं। यानी अबुल फजल के अनुसार जो गुहिल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो हुई है ईरान से। इसके बाद अगर बात करें जेम्स टोड का मानना है कि भाई जो इनका ये गुहिल राजवंश है वो वल्लभी से आया है। और इसका जो समर्थन है वो श्यामल दास जी भी करते हैं। श्यामल दास जी का भी मानना है कि भाई जो गोहिल है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वल्लभी से हुई है। और श्यामल दास की एक बहुत पॉपुलर एक रचना है जिसका नाम है वीर विनोद। एग्जाम में कई बार इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से डॉक्टर डी आर भंडारकर जो है वो अमेठ ताम्रपत्र के आम आहड़ के अंदर जब खोज की थी तो वहाँ पे क्या ताम्रपत्र मिला था। ताम्रपत्र के अनुसार जो इनको है कि मानते हैं कि ये ब्राह्मण थे जो कि आनंदपुर से आए थे। और ये ब्राह्मण थे इस बात का जो समर्थन करता है, एक तो मूलनाथ नैन्सी भी करता है और गोपीनाथ शर्मा भी समर्थन करता है कि भाई जो गुहिल है वो क्या थे, ब्राह्मण थे। तो यहाँ पे तीन हमने देख लिया। अबुल फजल मानता है कि ईरान से आए, टोड और श्यामलदास दोनों मानते हैं कि ये जो वल्लभी से आए, और डी आर भंडारकर, नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा जी मानते हैं कि ये ब्राह्मण थे। अब अगर बात करें गुहिल राजवंश की कि भाई गुहिल राजवंश कितना पुराना है, तो गुहिल राजवंश की जो स्थापना है वो 566 ईस्वी के अंदर हो गई थी। और इसके जो उस समय अभी कितनी सी थी, 24 शाखाएं थी। जैसे हमने चौहान की शाखाएं देखी थी, भाई हाड़ा शाखा देखी थी, कोटा में देखी थी, जालोर नाडोल के चौहान। तो इसी तरह से जो गुहिल राजवंश की टोटल शाखाएं कितनी, 24 थी। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और इनका जो संबंध है वो सूर्यवंशी हिंदू से बताया गया है। ये गुहिल राजवंश की स्थापना 566 ईस्वी के अंदर हुई है। इसका जो अंदाजा लगाया गया था वो सामोली अभिलेख के हिसाब से लगाया गया था। सामोली अभिलेख के बारे में हम पहले जब हमने अभिलेख पढ़े थे एंशियंट हिस्ट्री के अंदर, तब हम पढ़ चुके हैं कि ये जो है शिलादित्य के समय का है, राजा था शिलादित्य, उसके समय का है ये। और इसके अंदर जो है जावर माइंस के बारे में, उसमें माइनिंग इंडस्ट्री होती थी उसके बारे में ये लिखा हुआ है। ये जो शिलादित्य है वो गुहिल का पांचवा था। इसके बाद में राजा भोज हुआ है, इस तरह से महेंद्र हुआ है। तो ये सारे के सारे जो सामूल्य अभिलेख से जो हमें इसकी गुहिल राजवंश के समय का पता पड़ता है कि भाई किस समय जो गुहिल राजवंश की स्थापना हुई होगी। तो जो भी हमारे ये थे खोज करने वाले, उनके अनुसार कि भाई गुहिल राजवंश की स्थापना जो है 566 ईस्वी के अंदर हुई थी। गुहिल राजवंश ने शासन किया था वो किस एरिया में किया था, अगर नक्शे में हम देखें तो इस वाले एरिया के अंदर इसमें हमारा क्या आता है, बांसवाड़ा आता है, हमारा डूंगरपुर आता है, प्रतापगढ़ आता है, हमारा चित्तौड़ आता है, हमारा कुछ पार्ट भीलवाड़ा का आता है। वो यानी जो बिजोलिया उस समय जो हमारा वो था, एक ठिकाना था बिजोलिया, कुछ पार्ट भीलवाड़ा का आता है, शाहपुरा का आता है। तो जो इसका क्षेत्र है मेवाड़ का क्षेत्र है, ये सारा का सारा सेक्टर आता है। तो अगर इसकी हम बात करें मुख्य राजाओं की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बप्पा की। तो बप्पा की बात करें तो जो गौरी शंकर हीरा शंकर ओझा है, गौरी शंकर हीरा शंकर ओझा के अनुसार बप्पा का जो वास्तविक नाम है वो था कालभोज। और जो श्यामल दास जी बताते हैं कि भाई बप्पा जो है, बप्पा कोई नाम नहीं है, बप्पा क्या है, एक उपाधि है। तो बप्पा रावल के अंदर नाम तो क्या हो गया, रावल, और बप्पा क्या हो गया, उपाधि। और बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था, कालभोज। बप्पा रावल के गुरु थे हरित ऋषि। ये क्या था कि भाई हरित ऋषि की क्या चराता था, गाय चराता था। और चित्तौड़गढ़ हरित ऋषि के जो कहने पर इसने क्या करा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया। और चित्तौड़गढ़ के अंदर उस समय राजा था, मौर्य राजा था मान। उस मौर्य राजा जो मान को हराकर इसने क्या कर लिया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया 734 ईस्वी के अंदर। और इसने जो अपनी राजधानी बना दिया था नागदा को। कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी जो है बप्पा रावल को जो क्या बताती है, ब्राह्मण बताती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। रशिया की छत्री और रणकपुर प्रशस्ति के अंदर बप्पा रावल को जो है बताया गया है कि भाई गोहिल का क्या है, ये पिता है बप्पा रावल। ठीक है। नागदा में जो बप्पा रावल की जो है समाधि है, यानी जो इसका बप्पा रावल की डेथ कहाँ पे हुई थी, नागदा के अंदर हुई। नागदा के अंदर जो है एकलिंग जी मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। जितने भी मेवाड़ के राजा हुए वो सब एकलिंग जी को क्या अपने आप को मानते थे कि एकलिंग जी के दीवान मान के शासन करते थे। यानी एक तरह से
जो देवीय सिद्धांत है उसके ऊपर, जो शासन का, उसको विश्वास करते थे। गजनी पे इन्होंने जो है आक्रमण किया। गजनी नाम की जगह है, गजनी नाम नहीं है। गजनी पर इन्होंने आक्रमण करके वहाँ का शासक था सलीम, उसको क्या कर दिया, पद से हटा दिया। और गजनी जाते समय रास्ते में क्या पड़ता है, इन्होंने जहाँ पर ये रुके, तो पंजाब के एरिया में जो गांव होता है उसको पिंड बोलते हैं, और जहाँ पे और रावल रुका था, तो जिस जगह रुके थे वहां पर एक गांव का निर्माण हो गया जिसको बोलते थे रावलपिंडी। तो भाई बप्पा रावल ने जो रावलपिंडी नाम का जो शहर भी बसाया था। और ये जिस हिसाब से ये एग्रेसिव था, और मुसलमानों को इन्होंने जो भारत से बाहर खदेड़ दिया, तो इसी उसके बेसिस पे जो इतिहासकार थे सीवी वैद्य, उनकी तुलना जो है चार्ल्स मॉडल से करते हैं। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इनकी उपाधियों के बारे में पूछे, उपाधि ये चकवे बहुत बार पूछी हुई एग्जाम में कि चकवे किसका टाइटल है, क्योंकि थोड़ा यूनिक टाइटल है। तो इनको जो हिंदू सूरज, राजगुरु और चुकवे चकवे, ये इनको जो है उपाधियां ग्रहण की थी। इनके समय के अंदर जो है सोने के सिक्के जो इन्होंने चलाए थे, और उसका जो एक सिक्का मिला था, बहुत हैवी सिक्का, 115 ग्राम जो है सोने, 15 ग्रेन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, 115 ग्रेन जो है सोने का सिक्का हमें वहां से मिला है। और पाकिस्तान का जो रावलपिंडी शहर है वो किसने बसाया था, बप्पा रावल ने बसाया था। बप्पा रावल के बाद में अगर मुख्य राजा हुआ था वो हुआ था अल्लठ। इसका नाम एक्चुअली, इसको जो है आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। इसने जो है अपनी राजधानी नागदा से शिफ्ट करके कहाँ बनाई थी, आहड़ के अंदर बनाई थी। सारनेश्वर प्रशस्ति मिली, उस सारनेश्वर प्रशस्ति के अनुसार इसने जो है एक तो आदिवरा मंदिर का निर्माण करवाया, मेवाड़ के अंदर जो है नौकरशाही की स्थापना की, मेवाड़ के अंदर है जो टैक्स सिस्टम है जो लागू किया, हून राज का, ये तीनों चीजें हमें पता पड़ती है सारनेश्वर प्रशस्ति से। और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भी नौकरशाही का जनक कौन था मेवाड़ में, तो अल्लठ था। टैक्स सिस्टम किसने लागू किया, तो अल्लठ था। ठीक है। इसने जो हून राजकुमारी थी हरिया देवी, उससे क्या की थी, शादी की थी। और हरिया देवी ने जो है हर्षपुर नामक जो है गांव बसाया था। और हर्षपुर गांव की इसकी जो जानकारी हमें मिलती है, भी शक्ति कुमार था, उसका एक वो था, अभिलेख था। उसके अंदर हमें जो है इसकी जानकारी, आठपुर नाम से जो अभिलेख था आठपुर के अंदर शक्ति कुमार का, उसके अंदर हमें ये जानकारी मिलती है कि भाई हरिया देवी ने जो है हर्षपुर नाम से गांव बसाया था। अल्लठ के बाद में मुख्य राजा हुए थे जैत्र सिंह। 1213 से लेकर 1253 तक इनका शासनकाल था। इन्होंने जो है भूताला का युद्ध लड़ा था इल्तुतमिश के साथ में। किसके साथ में, भूताला का युद्ध लड़ा था जैत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को इन्होंने क्या हरा दिया, और ये जैत्र सिंह जीत गए थे। लेकिन इल्तुतमिश की जो भागती सेना थी उसने क्या, नागदा जो कि उसको, नागदा को क्या कर लिया, लूट लिया। तो फिर इन्होंने जो अपनी राजधानी शिफ्ट करके क्या कर दी, चित्तौड़गढ़ दी। उस समय जो चित्तौड़गढ़ के अंदर शासक था परमार डायनेस्टी थी। तो इन्होंने जो चित्तौड़ के जो परमार है उसको हरा के अपनी राजधानी को क्या कर दिया, चित्तौड़ शिफ्ट कर दिया। अब आपके लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भाई चित्तौड़ को तो जो इन्होंने भाई बप्पा रावल ने जीत लिया, वो बात थी 734 की, हम बात कर रहे हैं 1213 की। तो फिर इन्होंने जय सिंह सूरी की जो बुक है हमीर मद मर्दन के अंदर जो है भूताला युद्ध की जानकारी हमें मिलती है। एग्जाम में इस बुक का नाम भी पूछा गया है और इस राइटर का नाम भी जो है पूछा गया है कि भाई जय सिंह सूरी तो राइटर हो गया, और हमीद मद मर्दन जो है बुक हो गया, जिसके अंदर हमें इस भूताला के युद्ध की जानकारी मिलती है। जैतर सिंह का पुत्र था तेज सिंह। तो तेज सिंह के समय जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूरनी है ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। ये हमारी एंशियंट पेंटिंग का वो ग्रंथ है, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, सूरनी लिखा हुआ है। और जैतर सिंह की जो पत्नी है जैतल देवी, उसने चित्तौड़ के अंदर जो है श्याम मंदिर का निर्माण किया। और मध्यकालीन मेवाड़ का जो स्वर्ण काल जो है जैतर सिंह का समय माना जाता है। जैतर सिंह के बाद में राजा आया था रावल रतन सिंह, और ये रावल शाखा का जो था ये अंतिम शासक था। रावल रतन सिंह जब शासक था तब दिल्ली के अंदर सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। और इस जो 26 अगस्त 1303 को जो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया। अब चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारण एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि भाई राघव चेतन ने जो पद्मिनी की जो है सुंदरता के बारे में जो है अलाउद्दीन खिलजी को बताया, और अलाउद्दीन खिलजी उसे पाना चाहता था। उसके अलावा भी और कारण है। और पद्मिनी कौन थी, पद्मिनी जो है सिंहल द्वीप यानी जो कि श्रीलंका, तो सिंहल द्वीप की जो कि राजकुमारी थी, उसके पिताजी का नाम गंधर्व सेन और माता का नाम था चंपा
वती। एक अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था चित्तौड़ पे, उसका मुख्य कारण तो यही था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और चित्तौड़ को अगर आप नक्शे में देखोगे तो ये जो गुजरात जाने वाला, गुजरात मालवा जाने वाले जो है रास्ते पर था। तो अगर वहाँ पे, और चित्तौड़ के किले की पोजीशन भी जो है सामरिक दृष्टि से भी जो है, रणनीतिक दृष्टि से भी जो चित्तौड़ के किले की पोजीशन है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि चित्तौड़ का किला ऐसा है जिसके अंदर खेती भी की जा सकती है, तो आदमी जो है सालों साल जो है नीचे रह सकता है, दुश्मन से ये बच के रह सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की एक तो थी साम्राज्यवादी नीति, दूसरा मेवाड़ का जो है प्रभाव इस समय जो है बढ़ता जा रहा था। चित्तौड़गढ़ की सामरिक स्थिति के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, और चौथा था पद्मिनी की सुंदरता। अब पद्मिनी की जो सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को जिसने बताया था वो बताया था राघव चैतन्य। ये क्या था, एक तांत्रिक था जिसने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताया। फिर 26 अगस्त 1303 को जो चित्तौड़गढ़ का हुआ, फिर पहला साका हुआ जिसके अंदर जौहर किया था पद्मिनी ने 1600 और औरतों के साथ में, और केसरिया किया था गोरा बादल ने, और इसके अंदर जो है लगभग 3000 लोग जो है उस समय मारे गए थे। जीतने के बाद में इसने अपने जो अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीतने के बाद में इसको अपने पुत्र को सौंप दिया, जिसका नाम था खिज्र खान, और इस किले का नाम बदल के कर दिया खिजराबाद। और थोड़े टाइम के बाद के अंदर इसको जो है मालदेव सोनगढ़, जिसको कि मूछाला मालदेव भी कहा जाता था। जब हमने पढ़ा था नाडोल, नाडोल क्या सॉरी पढ़ा था जालोर, जालोर के अंदर हमने पढ़ा था कानड़देव सोनगरा। तो ये कानड़देव सोनगरा का ये भाई था मालदेव सोनगरा। तो ये इसको मालदेव सोनगरा को जो है इसको दुर्ग सौंप दिया खिजर खान ने। 1540 के अंदर पद्मावत लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने, उसमें हमें इसके बारे में वर्णन, इस युद्ध का हमें वर्णन मिलता है। खजाइन उल फतेह जो कि अमीर खुसरो ने लिखी है, हमें उसके अंदर भी इस युद्ध का जो हमें वर्णन मिलता है। और हेमरतन सूरी की जो है गोरा बादलरी चौपाई, उसमें भी हमें इस युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। तो जो सोर्स है इस युद्ध के, इस साके के, जो कि मेवाड़ का प्रथम साका था, उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इन तीन सोर्स से, पद्मावत से मिलती है, खजाइन उल फतह से मिलती है, गोरा बादलरी चौपाई से हमें मिलती है। खिज्र खान ने जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर क्या है, एक अभिलेख लिखवाया था। उस अभिलेख के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी को जो है ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया, एक सेकंड अलेक्जेंडर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ भाई सेकंड अलेक्जेंडर जो है किसे कहा जाता है? तो जो सेकंड अलेक्जेंडर का जो है खिज्र खान ने बताया था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी को जो सेकंड अलेक्जेंडर, उसके साथ ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया। खिज्र खान ने जो है गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ पर जो है पुल बनाया है, और चित्तौड़ के अंदर जो है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा बनाया है। तो ये था हमारे रावल रतन सिंह। इस जैसे ये रतन सिंह का जो डेथ हुई, रतन सिंह जो है इन्होंने केसरिया किया, शहीद हुए, उसके बाद में जो राघव क्या ये रावल जो शाखा है उसकी जो है समाप्ति हो गई। उसके बाद शासक बना था अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद में राणा हमीर। राणा हमीर ने जो है सिसोदिया शाखा का प्रारंभ किया, और इसने जो मालदेव सोनगरा जो था, मतलब सोनगरा, मालदेव सोनगरा के बाद में कोई और भी था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उससे जो इन्होंने क्या छीन लिया, ये किला छीन लिया आक्रमण करके। और चित्तौड़ के अंदर जो है कि जो हमीर की जो नई शाखा, तो ये सिसोदिया जो शाखा का प्रारंभ हुआ। ये राणा हमीर था, इसने ये जो मालदेव सोनगरा के बाद में आया था बनवीर सोनगरा, बनवीर सोनगरा को जो हराकर जो है चित्तौड़ को जो है कब्जा कर लिया था। और ये जो टाइटल लगाते थे राणा, यानी रावल के बाद में ये क्या आ गए, राणा। अब जितने भी आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, राणा आ गया। तो सिसोदिया ठिकाने के राणा क्या हो गए, सिसोदिया राणा। इसको जो है कि भाई मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, ये इसका टाइटल है। इसको जो मेवाड़ का उद्धारक के अलावा इसको जो है विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है, यानी कठिनाई के अंदर वो जो विषम परिस्थिति के अंदर शेर के समान वाली बात हो गई। तो ये इसके महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा गया, और विषम घाटी पंचानन जो है किसे कहा गया। तो विषम घाटी पंचानन जो इसको टाइटल दिया गया वो किस में दिया गया, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। सिंगोली का युद्ध की बात करें तो इन्होंने सिंगोली का युद्ध बांसवाड़ा के अंदर जो है मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। अगर अगर हम इसके अचीवमेंट देखें कि भाई इसने किसको हराया, क्या क्या कल्चरल अचीवमेंट के अलावा भी राजनीतिक अचीवमेंट, तो इसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जो है हराया। और चित्तौड़ के अंदर जो है अन्नपूर्ण माता, जिसको बरवडी माता भी ये बोलते हैं, जो कि इनकी इष्ट देवी है, उसका जो मंदिर का निर्माण करवाया। किताब है एक रसिक प्रिया, उसके अंदर इसको जो वीर राजा का टाइटल दिया गया है, यानी एक टाइटल हो गया वीर राजा, एक हो गया विषम घाटी पंचानन, और एक हो गया मेवाड़ का उद्धारक। इनके जो कुल देवी थी, कुल देवी का नाम है इनके बाण माता, यानी मेवाड़ के जो सिसोदिया राणा है, सिसोदिया राणा की कुल देवी कौन है, बाण माता। इनकी जो इष्ट देवी है वो है अन्नपूर्ण माता, या जिसको बोलते हैं ये बरवडी माता।
और इसने जो उपाधि ली थी एक और वो था प्रबल हिंदू, जो कि इसको दी थी जेम्स टोड ने। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन है कि भाई राणा हम्मीर को जो है प्रबल हिंदू की उपाधि किसने दी, जेम्स टोड ने, या जेम्स टोड ने क्या उपाधि दी प्रबल हिंदू, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। राणा हम्मीर के बाद में राजा बना था राणा लाखा। तो राणा लाखा क्या था कि राणा शेखर सिंह का जो है पुत्र था। शेखर सिंह का इतना कोई इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है नहीं, इसलिए हमने उसको जो है स्किप कर दिया, उसको हमने नहीं पढ़ा। तो राणा लाखा जरूर जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। राणा लाखा ने जो शादी की थी हंसाबाई से, जो कि मारवाड़ के अंदर था, वो राजा जी थे चुंडा, उनकी पुत्री थी, उसका नाम था हंसाबाई। तो इन्होंने विवाह किया था हंसाबाई से, और इसकी राणा चुंडा का बेटा था रणमल। तो ये हंसा का जो भाई का नाम था वो था रणमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रणमल। और रणमल का पुत्र था जोधा, जिसने जो जोधपुर की स्थापना की थी। जब हम मारवाड़ की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये हम देखेंगे। तो जब राणा लाखे के टाइम जो है, एक तो जावर के अंदर जो चांदी की माइनिंग स्टार्ट हो गई, ये इसमें शायद मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपको बता दूं कि भाई जो सिल्वर माइनिंग है वो स्टार्ट हो गई थी राणा लाखा के समय जावर के अंदर। तो सिल्वर माइनिंग स्टार्ट, ठीक है। इसके टाइम में एक बंजारा था जिसका नाम था छीतर बंजारा, जिसने जो है पिछोला झील का जो निर्माण करवाया। जावर में जो है चांदी की खान खोजी गई। बूंदी का जो नकली दुर्ग की जो कथा जुड़ी हुई है वो इससे जुड़ी हुई कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। जिसके लिए हुआ यह था कि भाई जो राणा लाखा, ये हम शायद तक डिस्कशन कर चुके हैं। जब हमने बूंदी के जो पढ़ा था हमने बूंदी के चौहान के टाइम में, कि भाई जो राणा लाखा है वो कम बूंदी को जीतना चाहता था। तो उसने बूंदी को जीतने की क्या है प्रतिज्ञा कसम ले ली थी कि भाई जब तक बूंदी को नहीं जीतूंगा। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। तो उसकी जो कसम को तोड़ने के लिए नकली बूंदी का किला बनाया गया था। और उस समय जो ये मेवाड़ के अंदर है ये कुंभाहाड़ा उपस्थित था, और इसने कहा था कि भाई मेरे होते हुए आप नकली बूंदी के दुर्ग को भी नहीं जीत सकते। तो फिर जो इनके बीच में जो लड़ाई हुई उसके अंदर जो कुंभाहाड़ा है वो मारा गया। तो नकली दुर्ग के लिए जो कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की आहुति दी थी राणा लाखा के समय। मारवाड़ का था रायमल। हंसाबाई का विवाह जो है लाखा के पुत्र जो हुआ चुंडा से होना था। यानी एक्चुअल में हंसाबाई का विवाह तो जो होना था इसके लाखा का पुत्र का नाम भी था चुंडा, इससे होना था। लेकिन हो किससे गया हंसाबाई का, इसके साथ में, बट लाखा के साथ हुआ। तो विवाह से जो है मोकल का जन्म हुआ, और चुंडा ने जो है गद्दी छोड़ दी। जब ये विवाह हो रहा था तब इसका हंसाबाई का इसके साथ में लाखा के साथ में, तब राणा लाखा का ऑलरेडी पुत्र था चुंडा। तो उस समय चुंडा ने जो है प्रतिज्ञा ली थी कि भाई जो राणा लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र होगा वही जो है मेवाड़ की राजगद्दी संभालेगा। तो राणा चुंडा जो है ये क्या बन गया, मेवाड़ का भीष्म पितामह बन गया। तो चुंडा ने अपनी गद्दी छोड़ दी। चुंडा जो है मेवाड़ का भीष्म पितामह बन गया। लेकिन ये भीष्म पितामह बना तो इसको कुछ विशेष अधिकार भी जो है दिए गए। इसको जो 4 तो प्रथम श्रेणी के ठिकाने दिए गए, जिसमें आमेर था, बेगू था, देवगढ़ था, सुलुम्बर था। चारों याद रखने इंपॉर्टेंट है। राजा के जो राज तिलक का जो अधिकार दिया गया। हरावल का जो सेनापति यानी कि जो फ्रंट बटालियन है इनकी, उसको बोलते हैं हरावल। और जो सेनापति यानी कि जो सेना का कमांडर इन चीफ था वो कहाँ से होगा, इससे सलुम्बर से होगा। राणा की जो अनुपस्थिति के अंदर जो सलुम्बर के पास जो है उसको शासन को देखभाल करने का अधिकार होगा। कोई भी अगर इम्पोर्टेंट होगा तो मेवाड़ के राणा के साथ में जो इसको हस्ताक्षर का अधिकार भी होगा। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे चारों इनके ठिकानों के नाम पूछा जाए, चाहे राज तिलक के बारे में पूछा जाए, चाहे हस्ताक्षर के अधिकार के बारे में पूछा जाए, या और भी इनमें से कोई ऑप्शन में पूछा जाए, तो सारे इक्वली इम्पोर्टेंट है। राणा लाखा के और हंसाबाई का जो पुत्र हुआ था वो हुआ था मोकल। तो मोकल, एक मिनट, इसने राणा लाखा ने कुछ कंस्ट्रक्शन की बात नहीं, ठीक है। राणा लाखा के और हंसाबाई का पुत्र फिर बना मोकल, बना था अगला राजा। ये बना था, इसका ये टाइम पीरियड था 1421 से लेके 33 के बीच में। तब ये राजा बना था, तब इसके 2 गार्जियन थे। एक तो था चुंडा जो कि भीष्म पितामह जिसको कहा गया, जिसके बाद सलुम्बर का शासन दिया गया। और दूसरा था इसका मामा यानी रणमल। इसलिए इम्पोर्टेंट मैंने बताया था रणमल कौन है, तो रणमल हो गया इसका मामा। तो जो ये हंसाबाई है, इसको जो इसकी माताजी थी मोकल की हंसाबाई, उनको लगता था कि भाई जो चुंडा है ये कभी भी मेरे बेटे को हटा सकता है और खुद राजा बन सकता है। तो जो हंसाबाई है उसको क्या था, इस चुंडा के ऊपर विश्वास नहीं था। तो फिर जो चुंडा है वो जो मेवाड़ छोड़ के कहाँ चला गया, मालवा चला गया। तो फिर जो मुख्य इसमें शासन की देखभाल करने वाला इसका गार्जियन था वो था रणमल। तो मेवाड़ के शासन के ऊपर जो इसकी माँ हंसाबाई का प्रभाव था। रामपुरा का युद्ध हुआ था 1428 के अंदर, जिसमें नागौर के फिरोज खान को इसने क्या करा, पराजित किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है।
कि भाई मोकल ने किसको पराजित किया था, तो नागौर के फिरोज खान को इसने पराजित किया। परमार राजा भोज द्वारा बनाए गए त्रिभुवन मंदिर का इसने क्या करवाया, जीर्णोद्धार। तो पहले इस मंदिर का नाम था त्रिभुवन, इसका जब जीर्णोद्धार यानी इसका जब रिकंस्ट्रक्शन करवाया तो इसे क्या बोला गया, समिदेश्वर मंदिर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन समिदेश्वर मंदिर आवे चाहे त्रिभुवन मंदिर आवे, उसका पुनरुद्धार किसने किया था, मोकल ने किया था। चित्तौड़ का जो है, चित्तौड़ के अंदर द्वारिकाधीश जो है मंदिर बनवाया, इसने अपना भाई था इसका बाघ सिंह के नाम पे जो है बागेला जो है तालाब बनवाया इसने। चित्तौड़गढ़ के अंदर द्वारिकाधीश मंदिर और एक तालाब बनवाई देख चुके हम। गोरा अंबिका की याद में इसने जो एक बावड़ी का जो निर्माण करवाई है, इसके सारे कंस्ट्रक्शन वर्क है कि इसने क्या क्या निर्माण करवाए। एक लिंग जी का जो मंदिर है जो कि बप्पा रावल ने बनवाया था, उस मंदिर का जो पर कोटा बनवाया था वो किसने बनवाया था, मोकल ने बनवाया। फिर 1433 के अंदर अहमद शाह जो कि गुजरात का शासक था, उसने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन भीलवाड़ा ये चारभुजा के पास, चारभुजा नाथ जी का जो चारभुजा स्थान है उससे 1 किलोमीटर दूरी है झीलवाड़ा है। तो झीलवाड़ा के अंदर क्या हुआ भाई, चाचा मेरा और मेपा पवार, इन तीनों ने जो मिलकर क्या कर दिया, मोकल को जो है मार दिया। लेकिन इनकी रानी थी कमलावती, उसने अहमद शाह को जो क्या कर दिया, वापस गुजरात भेज दिया। इनके मोकल के मरने के बाद में फिर इनका बेटा था राणा कुंभा, वो राजा बनता है। उसके बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और जो इसके बारे में अब तक की जो जानकारी है, एक इंस्क्रिप्शन होता है श्रृंगी ऋषि का इंस्क्रिप्शन, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस एक बार ले लेंगे। श्रृंगी ऋषि का इंस्क्रिप्शन है 1428 के समय का। इसके अंदर जो हमीर से लेकर राणा, जो हमीर से लेकर जो मोकल तक की जानकारी इसमें मिलती है। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसी के अंदर हमें जानकारी मिलती है कि जो राणा लाखा था, उसने जो काशी, प्रयाग और गया के जो तीर्थ हैं, वहां से इसने क्या कर दिया था कि जो भी तीर्थ कर था उसको क्या कर दिया, कर को क्या कर दिया, वेव ऑफ कर दिया था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और मोकल ने जो है उसको हराया था फिरोज को, ये भी हमें इसके अंदर जानकारी मिलती है। इसने जो पुष्कर का जो वराह मंदिर है उसमें तुलादान किया, पुष्कर वराह मंदिर में क्या किया, तुलादान किया, इसकी भी हमें जानकारी मिलती है। पुष्कर वराह मंदिर में तुलादान, तुलादान, इसकी भी जानकारी हमें जो है श्रृंगी ऋषि का अभिलेख है 1428 ईस्वी का, इसमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम बात करेंगे राणा कुंभा के बारे में। कुंभा का जो क्या, कुंभा का क्या एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुंभा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुंभा के कल्चरल अचीवमेंट भी बहुत है, राजनीतिक अचीवमेंट भी, उसने बहुत सारे युद्ध भी लड़े हैं। वो संगीत में भी रुचि रखता था, उसने 84 में से 32 किले बनवाए, उसकी 10-12 तो उसकी उपाधियों के नाम है। बहुत सारी पुस्तकें उसने लिखी है, 3-4 उसको जो है कन्नड़, मराठी, ये हिंदी, संस्कृत, इनकी भाषाओं का जो है उसने ज्ञान था। उसके दरबार के अंदर जो स्कॉलर है वो भी बहुत सारे थे। तो ये सारे के सारे अपने पढ़ने में क्या है कि एक क्लास जो है केवल और केवल जो राणा कुंभा पे ही हमें लग जाएगी, तो इसलिए उसको जो हम क्लास के अंदर अलग से, उसके लिए अलग से एक बार लेक्चर ले लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे उसके बेटे रायमल, फिर राणा सांगा। तो ये राणा सांगा तक जो है उस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे महाराणा प्रताप का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आए या कोई इम्प्रूवमेंट या कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ दीजिएगा। और कंटेंट पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।